नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 11 मार्च को इस वक्त जो एग्जिट पोल हैं नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले जो एग्जिट पोल आए हम बता दें कि घोर विश्वसनीयता के संकट से एग्जिट पोल गुजर रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल में जिस पार्टी की बढ़त है उसे लेकर कोई दावा नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक दल जो है उसे लेकर कोई बहुत उत्साहित नहीं है, और इस लिहाज से ये चुनाव एग्जिट पोल वालों के लिए भी एक तरह से इम्तहान है। हर पोल के बाद सवाल उभर रहा है कि क्या ये सही होगा या जो कहा जा रहा है उसका उल्टा होने वाला है। यूपी में 14 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया है और 400 से अधिक जातियां हैं। तो आप बता दीजिए कि इनमें से किस जाति ने किसके हिसाब से वोट किया गया हो, क्या ये कोई बता सकता है? जैसे गैर यादव, गैर जाटव के बारे में आपने सुना होगा, तो हम एक वेबसाइट पे गए, 234 ओबीसी जातियां लेकर आए और उनमें से पढ़ दें कुछ जिनके बारे में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। नाई हैं और रोर हैं, गरड़िया हैं, पिरही हैं, ठठेरा है, कसेरा है, डांगी, तेतवा, सुनार, कलवाई, हलवाई, जोरिया, महागीर, सिघारिया, तंवर, मोची, मेवाती, स्वर्णकार, रंगेज, लोनिया चौहान, गोले ठाकुर, लोधी राजपूत, रंगवा, मंसूरी, मुस्लिम कायस, मोमिन, सैनी, माली, सलमानी, नट, नायक, साहू नाम की ओबीसी जातियों ने किसे वोट किया होगा? क्या आप बता सकते हैं इनमें से, और किस आधार पर बता सकते हैं? अक्सर कहा जाता है कि ये वोट हैं जो बीजेपी के लिए जीत का आधार बन सकते हैं। तो इतना आसान है क्या? पिछले साल दिसंबर में अखिलेश यादव ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में डालने का अनुमोदन किया था। इनमें से कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौड़, तुरा, माझी, मल्ला, धीमर आदि जातियां हैं। इन जातियों का क्या असर होगा, क्या हम जानते हैं? इस बात के बावजूद ये सवाल इसलिए भी वाजिब हैं, इस बात के बावजूद कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन फिर भी हम कैसे जानते हैं कि ये 200 जो उपजातियां हैं ओबीसी की यादव के अलावा, वो बीजेपी को ही वोट करेंगे? अब दूसरी एक तमाम तरह का विश्लेषण देखिएगा तो उसमें कोर जाति एक आती है। एक नई जाति है, मनुवाद ने खोजा है, कोर जाति से कहते हैं। इसका किसी आपको कहीं पे जिक्र नहीं मिलेगा। ये पहली बार नहीं बल्कि अब राजनीतिक विश्लेषणों में ये कोर जाति खोजकर लाई जा रही है। अब इसमें एक तरह से गैर जाटों में अब हम आते हैं। 60 के करीब 66 के करीब जातियां हैं, अनुसूचित जातियां। इनमें जाटव जो हैं वो 56% हैं, पासी समाज जो है वो 14% हैं, वाल्मीकि जो है वो 3.3% हैं। बाकी तमाम जातियां 0.5 से लेकर 1%, बहुत ही मामूली मात्रा में। और इनके नाम है अगरिया, बैगा, दुसाद, बहेलिया, बधिक, बावरिया, धानु, गोंड, कंजर, कलाबाज, लालबेगी, रावत, शिल्पकार, मुसहर, मजहबी। ये नाम मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप इस समाज के बारे में भी परिचित हो सकें और जान सके कि कौन सा ऐसा पत्रकार है जो इनके बीच गया होगा, जो इनके पेशे, इनके मुद्दों को, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समझा होगा और हेडलाइन में बताया होगा आपको। तो सब कुछ क्या इतना आसान है कि गैर जाटव और गैर यादव कह देने से एक समीकरण निकलता है? इस बात के बावजूद कि सपा जीत सकती है, इस बात के बावजूद कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन तर्क क्या हैं इन सब के? अब जो एग्जिट पोल आ गए हैं वो हम आपके स्क्रीन पर हम डाल देते हैं। ये पोल्स हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त है, 211 सीट है। समाजवादी कांग्रेस गठबंधन को 122 और बसपा को 61। बसपा भी हार रही है, सपा कांग्रेस भी हार रही है और बीजेपी एक तरह से जीत रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के तमाम एग्जिट पोल के नतीजे हैं। अब हम दूसरा ग्राफिक्स बदलते हैं स्क्रीन पर। पंजाब जो है उसमें 54 कांग्रेस को है और 52 आम आदमी पार्टी को, अकाली को 10 है। ये औसत निकाला गया है। कई प्रकार के 4-5 प्रकार के जो एग्जिट पोल आए हैं, इसको देखकर आप एक अंदाजा निकल सकता है कि आम आदमी पार्टी अगर इतनी बराबर है और दोनों पार्टियां बहुमत से दूर हैं तो कुछ भी हो सकता है। एक अनुमान ये भी है कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे जा सकती है। एक अनुमान ये भी है कि आम आदमी पार्टी को शायद इंतजार करना पड़े। अब दूसरा ग्राफिक्स है गोवा का। उत्तराखंड में यहाँ भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के पोल में 3-4 एग्जिट पोल में सबसे आगे है, 42। तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। थोड़ी प्रैक्टिस होने के लिए उनके पास, कांग्रेस के पास अच्छी बात है कि 24 की संख्या मिल रही है, तो थोड़ा संघर्ष करना और बोलना भी कांग्रेस को थोड़ा आ जाएगा, राहुल गांधी के अलावा भी। अब जो गोवा की जो 40 सीटें हैं उनमें देख लीजिए तो कांग्रेस को 12 है, भारतीय जनता पार्टी को 18 है और आम आदमी पार्टी को 3 है। दिलीप पांडे हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले, वो इस तरह की बातों से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी भी नंबर आने दीजिए। आमतौर पे जो एग्जिट पोल होते हैं उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को कम दिखाते हैं, कभी भी ज़्यादा नहीं दिखाते जितना वो हासिल करती है। और इसी तरह से ये कहा जाता है कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, खासकर बिहार के बाद से, और आमतौर पे भी उसमें वो पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। तो एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं,
सही हो सकते हैं। इससे ना हम पे कोई फ़र्क पड़ता है ना आप पे फ़र्क पड़ता है। आप भी कल से परेशान किए हुए हैं कि बताओ कौन जीतेगा, तो कुछ जवाबदेही आपकी भी है। तो राजनीतिक चर्चाओं की एक बिरादरी होती है इस देश में, जो इस देश की राजनीति को बदल तो नहीं पाते लेकिन अपनी चर्चाओं से ख़राब ज़रूर करती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो नेताओं के चुने जाने की क्वालिटी है उनमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। तो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वंदिता मिश्रा हैं, नेशनल ओपिनियन एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस की सबसे किनारे, और बीच में हैं पूर्णिमा जोशी, आप पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदू बिजनेस लाइन की, और नेहा दीक्षित हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपको और वायर के लिए आप लिखती हैं, और आपको इस वक्त अभी चमेली देवी पुरस्कार मिला है, तो हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बधाई। और बनारस से स्काइप से सुप्रिया शर्मा, आपको भी चमेली देवी पुरस्कार मिला हुआ है, बाकी 3 लोगों का मैं नहीं जानता हूँ, आप बता सकते हैं। सुप्रिया शर्मा नेशनल एडिटर हैं स्क्रोल, और सुनीता आयरन है रेजिडेंट एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इस स्क्रीन से बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस चुनाव को आप लोगों ने काफ़ी विस्तार से रिपोर्टिंग की है, और आपकी रिपोर्टिंग काफ़ी अलग थी, और मुद्दों को आप लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से समझा। मैं आपकी वंदिता जी की टिप्पणी चाहता हूं कि ये नॉन यादव नॉन जाटव क्या है? जैसे आपने बोला, ये इतनी सारी जातियां हैं, छोटी छोटी हैं, और सबके नाम, सबके पेशे, सबकी लाइव्स, सबके कंसर्न्स और इश्यूज अलग हैं। पर कई जगह पे ये सुनने में आया कि इनकी एक गठड़ी बन सकती है। अब वो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग इस इलेक्शन में ये है कि कई पॉइंट्स हैं जो फिक्स्ड हैं और कई हैं जो थोड़ा मूव कर रहे हैं। अच्छा। तो ये वाली जो जातियां हैं ये फिक्स्ड नहीं कहलाई जाती। जैसे यादव फिक्स्ड कहलाए जाते हैं कि वो सपा का वोट बैंक है, जाटव बसपा का वोट बैंक है, अपर कास्ट जो ठाकुर ब्राह्मण वो भाजपा के वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि इनमें टूटन नहीं है, पर बाय एंड लार्ज इनको फिक्स्ड एक माना जाता है। ये जो आप जातियां गिना रहे हैं ये मूव करती हैं, ये इधर भी जाती हैं और उधर भी जाती हैं, इनमें टूटन और मूवमेंट ज्यादा है। उसमें जिस तरह से मैं समझने की कोशिश कर रही थी, उसमें मुझे लगता है कि हर पार्टी का एक फिक्स्ड अपील है अपनी कास्ट के लिए या किसी और कास्ट के लिए जो उसकी कास्ट नहीं है, वो दूसरी कास्ट को भी एक फिक्स्ड अपील, एक स्पेसिफिक अपील, कास्ट अपील देती है। पर दूसरी एक अपील हर पार्टी के पास है जो वो ट्राई करती है कि वो कास्ट के ऊपर, सिर के ऊपर से जाए और ज्यादा कास्ट को घेरे में ले ले। वो एक स्पेसिफिक कास्ट की बात नहीं करे, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ ले। उनमें ये जातियों के आने का ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है। उसमें मुझे लगा, मेरे इन लोगों के सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, मुझे लगा कि अगर सपा की वो अपील है कि मैं विकास करूंगा, अखिलेश यादव, मैं एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, मैं हेल्पलाइन दूंगा आपको, 108 आप डायल करेंगे तो एम्बुलेंस आएगी। मायावती की अपील है कि मैं जब आती हूं तो अनुशासन टाइट रहता है, प्रशासन टाइट रहता है, दंगा नहीं होता। और मोदी की मुझे लगा इस इलेक्शन में अपील अगर वो है तो वो है नोटबंदी। नोटबंदी से उन्होंने कोशिश की कि ये मैं जाति से ऊपर उठ के, कम्युनिटी से ऊपर उठ के मैंने ऐसा काम किया जो हर किसी को इफेक्ट करता है और परिवार और एक बराबरी के स्तर के उस पे ले आता है। अब उसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये प्रोजेक्शन हुआ है और काफी हद तक ये प्रोजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। पूर्णिमा जी, जिस तरह से हम सब ने, ज्यादातर लोगों ने टीवी के स्टूडियो में और खासकर अखबारों में भी किया ही होगा, आपको लगता है कि इस यूपी के चुनाव को देखने के लिए सिर्फ जाति का ही चश्मा है, गैर जाटव गैर यादव का ही चश्मा है? जो औरतों, जो महिला वोटर हैं, जैसे बिहार में हमने देखा था, क्या उनकी अलग से कोई इस बार पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं बनी, राजनीतिक समुदाय के रूप में वो नहीं आई? देखिए, बिहार और यूपी की राजनीति बहुत अलग अलग तरीके की होती है। बिहार में एक बैकवर्ड फॉरवर्ड फार्मूला बना था जो यूपी में एक तरह से मुश्किल है, क्योंकि नहीं है उस तरह से, यूपी में उस तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि यूपी में जो इंटरमीडियरी पेजेंट्री है, जो यादव गुर्जर जाट समाज है, वो काफी आगे चला गया है। दलितों ने अपनी अलग गोलबंदी की है मायावती के साथ मिलकर। तो उस तरह का मिलन जो है, जो मायावती एक अलग दिखाती हैं और मुलायम अलग दिखाते हैं, अखिलेश अलग दिखाते हैं, लेकिन जिसमें मायावती का जो वोटर है वो अपर कास्ट को अपना ऑपरेसर डायरेक्ट नहीं समझता है, वो यादव को अपना ऑपरेसर ज्यादा समझता है।
और बिहार में ये अलग चीज है, क्योंकि बिहार में ये सब विश्लेषण भी तो समय के साथ बदलते होंगे ना। कैसे ऐसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश ने 3 बड़े राजनीतिक फैसले 2007 से लेकर 14 तक लिए हैं, तो क्या मतलब वो मानस उसका बिल्कुल ही इन्हीं सब चीज़ों के आधार, मायावती के पास सिर्फ जाति के आधार पर ही जाना हो गया, और अगर वो 2014 में जाटव मायावती से अलग होकर बीजेपी के पास गया था तो वो किस आधार पर गया था? देखिए, बीजेपी का आधार वही जाटव बीजेपी के समय 2014 के समय वो जातिवादी नहीं है, क्योंकि उसका 40% या 30% डेटा दिख रहा था स्क्रीन पे, वो बीजेपी को वोट करता है। अब जब वो लौट के आता है तो सब कोई अपने अपने कोर कास्ट की तरफ ड्रिफ्ट, ये हम इसी पे क्यों मानते हैं? हम ये क्यों नहीं मानते कि वो बीजेपी के पास गया तो उसके वादे पूरे नहीं हुए तो वो लौट आया अपनी तरफ से? नहीं, देखिए, ये बात एक आप अलग तरीके से और देखिए कि बीजेपी की जो राजनीति है वो एक अलग तरीके की राजनीति है। बीजेपी की राजनीति मुसलमान अपीजमेंट की राजनीति है। उन्होंने जो एक दरार हिंदू मुसलमान की पैदा की हुई है, जो कि परमानेंट है, वो उनका परमानेंट इशू है, वही दरार अब जातियों के बीच में भी है कि देखिए, यादव को बहुत कुछ मिल गया, आप लोगों को नहीं मिला, तो ये यादव अपीजमेंट। देखिए, चमार को बहुत मिल गया, जाटव को बहुत मिल गया, आपको नहीं मिला। यही राजनीति जो एक द्वेष की राजनीति है, वो बड़ी सक्सेसफुली एम्प्लॉय होती है हर एक इलेक्शन में, आपको भी मालूम है। तो बीजेपी के पास जातिवाद नहीं है, उनके तो पास। इस चुनाव में नया क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी मैं जब पिछले में इलेक्शन के पहले से बहुत जा रही थी, क्योंकि मैं एक मायावती के आर्टिकल पे काम कर रही थी कैरावैन के लिए, तो उसके दौरान मैं ये समझने की कोशिश करी कि 2014 के बाद मायावती ने कई सारी चीज़ें बीएसपी ने लगाई बामसेफ के साथ मिलके ज़मीन पे, ताकि वो जितना उनका जैसे जो है जितना दलित वोट भाजपा में गया था उसको वापस बसपा में लाने के लिए, और उस तरीके से उन्होंने कई सारी चीजें जमीनी तौर पर करी थी। और जो अभी इलेक्शन में ये जो नैरेटिव बन रहा था कि ये विकास हो रहा है या अखिलेश सरकार ने काम किया है, जैसे अभी मैं बुंदेलखंड से आई तो वहां पे उनका मेन बातें वो ये बोल रही हैं कि हाँ ठीक है, एक दलित महिला ने मुझे कहा कि ठीक है सड़क तो बन गई है मगर हमें अभी भी राशन नहीं मिल रहा है, या जो अस्पताल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पे लोग नहीं बैठते हैं, या यहाँ हमारे यहाँ जब भी रेप का केस होता है या महिला हिंसा का केस होता है तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, एनसीआर लिखती है जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है। सभी महिलाओं में इस तरह से था। ये इन महिलाओं ने सभी ने ये बात कही, तो उनका ये मुद्दा था कि ठीक है आप सड़क बनाइए या आप कंप्यूटर बांटिए, मगर जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं जहाँ पे हमें अभी भी राशन ऑनलाइन आपने कर दिया है पीडीएस, तो हमको राशन नहीं मिल रहा है, हमारा अस्पताल नहीं चल रहा है, स्कूल में से जो है दलित टीचर आता है उसको डकैत उठा के लेके जाते हैं। तो इस तरह की मुद्दे पे वो ये कह रहे थे कि पिछले रजीम में कम से कम ये कहा गया था कि अधिकारी को अपने दफ्तर में बैठना है, जो इस बार नहीं हुआ। तो ठीक है विकास की बातें हैं, मगर ये सारे जो बेसिक मुद्दे हैं उसको लेके लोग, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे हिस्सों में यूपी में उखड़े हुए हैं। ठीक है सुप्रिया, हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव उसी तरह से हुआ जैसा स्पिन डॉक्टर्स या रणनीतिकार बनाना चाह रहे थे, उसको क्रिएट करना चाह रहे थे स्ट्रेटेजिस्ट, या लोगों ने इस चुनाव को अपने मुद्दों के हिसाब से वो किसी और दूसरी दिशा में लेकर गए हैं? जी रवीश, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं 2 महीने से लगातार एक ही गांव में आके समय बिता रही थी, लोगों से बातचीत करी थी, तो मैं खास सिर्फ इस गांव के बारे में बात करना चाहूंगी। ये बक्शा गांव है, जौनपुर जिले में है, मैं अभी बक्शा से ही बोल रही हूँ। और जो मुझे यहाँ की तस्वीर लगी वो ये कि जो एक बिग पिक्चर एनालिसिस होता है स्टेट लेवल पे, वो शायद सीट लेवल पे होना चाहिए, तब शायद हमें ज्यादा बेहतर समझ में आए कि आखिर वोटर क्या सोच रहा है और वो क्या कर रहा है। जैसे ये क्षेत्र जो है ये मलहनी क्षेत्र है और यादव बहुल इलाका है, और सपा पिछले कई इलेक्शन यहाँ से निकालती आई है, और उसी वजह से बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी यादव हैं, विवेक यादव हैं, वो एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं। तो अगर गणित देखा जाए, जातीय समीकरण देखा जाए, तो ऐसा लगेगा कि 2 यादव हैं, पारसनाथ यादव सपा के और विवेक यादव बसपा के, तो यादव वोट थोड़ा खंडित होगा, और जो बाकी लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, जो फॉरवर्ड कास्ट हैं और जो गैर यादव
और गैर जाटव, वो सब एक तरह से बिग पिक्चर एनालिसिस लगेगा। लेकिन इसमें कहीं ये बात भी अहम है कि एक चौथे उम्मीदवार हैं धनंजय सिंह, जो कि निषाद पार्टी से लड़ रहे हैं। वो बाहुबली हैं और ठाकुर हैं, और माना जा रहा है कि उन्हें सब जाति में कुछ कुछ वोट मिल रहा है, ठाकुर वोट तो वो ले ही रहे हैं। और बाहुबली होने के नाते ऐसा लगेगा कि लोग प्रेशर में दे रहे हैं, लेकिन इतने लोगों से जो बात हुई, यहाँ की जो एक साइकोलॉजी है कि लोग देखते हैं कि कौन नेता है जो उनकी बात सुनता है, कहाँ किसके दरवाजे पे जाके सुनती है। और धनंजय सिंह के बारे में कहा जाता है शादी क्या हो या मरनी देवी हो तो पहुंचाते हैं। तो एक जो फ्यूडल सोसाइटी में लोग कुछ है, वो कई बातों को लेकर एक वोटिंग होती है। लोग कहते हैं कुछ वोट जात का, कुछ पार्टी का, कुछ व्यक्तिगत। तो इस तरह से जो वोट संचित होता है और उसका जो एक हर एक कंस्टिट्यूएंसी का एक अलग एनालिसिस होता है, शायद वो किया जाए तो एक तस्वीर हम लोग निकाल सकते हैं। जी, कुछ जाति का, कुछ पार्टी का, कुछ व्यक्तिगत। सुनीता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में क्या सारे मतदाता एक समूह में शिफ्ट मूव कर रहे थे, या आपको कोई इंडिविजुअल वोटर भी दिखा जो अपनी पसंद से, अपने हिसाब से वोट कर रहा हो? रवीश जी, बहुत क्लियर नहीं है क्वेश्चंस, पर जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है कोई भी कास्ट एक समूह में नहीं चलता है। मैंने बनारस से लखनऊ वापसी में मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि हर 25 किलोमीटर पे तुम गाड़ी रोक देना, देखना 25 किलोमीटर हुए गाड़ी रोक देना। और मैंने वहां पे लोगों से बात करी, डिफरेंट कास्ट के लोगों से बात करी, उनकी चॉइसेस बिल्कुल फर्क हो जाती थी। अगर आगे मुझे सुनने को मिलता था समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया, अखिलेश अच्छे हैं, तो आगे चल के ये सुनने को मिलता था हाँ अखिलेश अच्छे हैं बट अब बीजेपी की हमें जरूरत है। और फिर 25 किलोमीटर के बाद बीएसपी की बात होती थी। कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट कास्ट की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसमें आज की तारीख में एस्पिरेशंस जुड़ गई हैं। तो जो कुछ कास्ट को मिला है, कुर्मीज हैं, अगर बैकवर्ड कास्ट लें यादव्स को मिला है, या अगर हम दलितों में देखें तो जाटव्स को मिला है, बट कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनको ये लगता है हमें कुछ नहीं मिला है। बीजेपी ने 6 महीने पहले या 8 महीने पहले से ही उन कास्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। और जब हम कास्ट की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो गांव में होते हैं, जो ग्राम प्रधान होते हैं, उन तक काम करना पड़ता है, और इवन एक एक वोटर तक काम करना पड़ता है कई बारी। तो ये कहना कि सारे कास्ट, सारे यादव अखिलेश जी के पास चले गए या सारे लोध कल्याण सिंह जी के साथ चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। डिविजन्स होते हैं बट प्रेफरेंसेस होती हैं। और अब की बारी बीजेपी ने लोअर कास्ट को अपने साथ करने की कोशिश करी। उन्होंने कुछ बीएसपी से नेता भी तोड़े, और उसका उनको शायद इस बारी थोड़ा फायदा होगा। बट इट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव विच वाज एग्जीक्यूटेड बहुत ही साइंटिफिकली। इट इज नॉट कि आपने एक भाषण दिया और हो गया काम, ऐसे नहीं होता है। तो क्या दूसरी पार्टियां, जैसे अभी नेहा बता रही थी कि सुनीता जी वो बसपा भी उसी तरह से काम कर रही थी जिस तरह से उसने बामसेफ को अपनी तरफ जोड़ा, और बामसेफ का मतलब जो पुराना एक काशीराम का बनाया हुआ एक सांगठनिक ढांचा है जो पार्टी से अलग है, लेकिन उसकी मदद ली, तो उनकी भी तो रणनीतियां होंगी ना कि वो उन्हीं जातियों में जिसको काशीराम ने, जिनको अपने बीएसपी के दायरे में लाए और उनको एक तरह से खास तरीके से ट्रेन किया, तो क्या उन जातियों ने ये नहीं देखा होगा कि बीजेपी के साथ जाते समय उनके अपने वैचारिक हित क्या हैं, उनकी वैचारिक समझ क्या है, उससे किस तरह से समझौता करना पड़ता है? नहीं, देखिए मायावती जी ने जो किया वो इलेक्शन से थोड़े समय पहले किया, इसकी तैयारी पहले से होती है। काशीराम जी ने जब जातियों को अपने साथ जोड़ा था तो वो साइकिल पे निकला करते थे और छोटी छोटी कास्ट सम्मेलन करते थे। मतलब हम लोगों ने यूपी में देखा ही नहीं था कि कानपुर के एक छोटे से गांव में कास्ट का सम्मेलन हो रहा है। इस समय इनके पास कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स हैं? 2, एक एससी मिश्रा और एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। मायावती जी का फोकस अब की बारी ज्यादा मुस्लिम्स पे गया। उनको ये लगा कि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम्स हमारे साथ आएगा, और उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए
जैसे बीजेपी को हम ब्लेम करते हैं, उसी तरह से मायावती जी ने भी वही भाषा बोली। हर रैली में उन्होंने कहा हमने 100 मुस्लिम्स को दिया है। तो वहां पे एक डिवाइड हो जाता है कि भाई वो 100 मुस्लिम्स को क्यों दे रही हैं, शी इज आवर रिप्रेजेंटेटिव, उनको हमारी बात करनी चाहिए। उससे भी नाराजगी हुई। और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तरफ उनको कर ही रही थी। अखिलेश जी का ये हुआ कि जो उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में प्रचार किया वो अकेले पड़ गए। एक तरफ बीजेपी का पूरा पैराफर्नेलिया, 20-20, 25-25 मिनिस्टर्स, लीडर्स, आरएसएस वर्कर्स, वो सब गांव में फैले हुए थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी, उनकी जो भी यूथ ब्रिगेड होगी, मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा है, और डिम्पल जी, खाली समाजवादी पार्टी में इन लोगों ने प्रचार किया। अलायंस के नाम पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जिस तरह से प्रचार करना चाहिए था, कैंपेन करना चाहिए था, उस तरह से नहीं हो पाया। तो इवेंचुअली उसका तो थोड़ा बहुत बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। आई डोंट बिलीव इन एग्जिट पोल्स, बट कुछ तो एडवांटेज। आप क्यों नहीं यकीन करती हैं? इसलिए कि इनका रिकॉर्ड खराब है? देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए अ स्टेट लाइक यूपी, जहाँ पे इतनी कास्ट कॉम्प्लेक्सिटीज है, जहाँ पे हर गांव और हर डिस्ट्रिक्ट की कास्ट बदल जाती है, उसके रिवाज बदल जाते हैं, उसकी बोली बदल जाती है, उन 403 सीट्स का 70 डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ी से सैंपल साइज से कैसे आप ये बात ठीक है, पर फिर भी आप यूपी का आप मिजाज तो देखिए कि 2007 में वही बटा हुआ उत्तर प्रदेश एक पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत देता है, फिर से वो अपनी उसके मतदाता अपनी उस आदत को दोहराते हैं, जब दूसरी पार्टी को देते हैं तो स्पष्ट बहुमत देते हैं, फिर वही मतदाता 2014 में अगर नरेंद्र मोदी को लोकसभा में देता है तो जम के वोट करता है। तो उसमें हर तरह से अपनी जाति की दीवारों को तोड़ता हुआ एक तरह से वो टूट रहा है। ऐसा नहीं है कि इन 3 चुनावों के नतीजों को देखें तो हम क्यों ना माने कि जी देखिए 2012 में जो चुनाव हुए थे वो एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट थे। वो एक उस समय बीजेपी की जिंदा नहीं हुई थी, रिवाइव नहीं हुई थी। 2014 में बीजेपी रिवाइव हुई और कांग्रेस ने जल्दी से समाजवादी पार्टी के साथ वो खड़ी हो गई। तो पहली बारी इतने सालों के बाद समाजवादी पार्टी के कांग्रेस 2 नेशनल पार्टीज मैदान में उतरी। तो जब इतना फियर्स कॉन्टेस्ट हुआ कि रीजनल पार्टीज अभी स्ट्रांग है, उधर से बीजेपी 42% वोट लेके खड़ी हुई है 2014 में, तो नेचुरली बहुत ज्यादा एक कहना चाहिए ना फियर्स कॉन्टेस्ट होना, वो हो गया। हर वोट की लड़ाई होगी, हर सीट की लड़ाई होगी। तो नेचुरली हर वोट बैंक बट रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, और उसी की वजह से इतना मुश्किल हुआ समझना कि कौन आगे है। बीजेपी एडवांटेज दिखाई देती है। ठीक है, आप भी मानती हैं कि ऐसा कोई लहर नहीं है 2014 जैसा? 2014 जैसा लहर नहीं है, पर जो लेकिन इतनी 250 सीट मिल रही है उसमें बीजेपी मुझे को। नहीं लगा लहर, पर मुझे लगा कि जो इतना बिखराव है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है यूपी का, उसमें अगर 1-2 चीज़ों का फ्लैटनिंग इफेक्ट हो रहा दिखता है तो वो 2 चीज़ मुझे लगा एक तो कि बीजेपी ने जिस तरह से टीवी को यूज़ किया है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि नोटबंदी पे भी पर्टिकुलरली जब लोग बोलते थे कि नोटबंदी अच्छी चीज़ है, वो काला धन सामने लेके आई है लोगों के, तो कई जगह मैंने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि वो काला धन सामने आया है, आपने क्या देखा है, आपने इसका कोई आंकड़ा कहीं देखा है जो जिस पे आप यकीन कर रहे हैं? तो 2 आंसर्स मुझे मिलते थे। एक तो वो बोलते थे हमें ऐसा लगता है, उसको तो आप उसके साथ आप क्वारल नहीं कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं, पर दूसरा आंसर जो बार बार सुनने में आया वो बोलते थे कि हमने टीवी पे देखा है, और टीवी पे देखा है, इस तरह की चीज़ें बोलते थे कि जब से नोटबंदी हुआ है हमको टीवी से पता चला है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आने कम हो गए हैं, हमको पता चला है कि स्टोन पेल्टिंग कश्मीर में कम हो गई है, हमको लगा है कि क्राइम कम हो गया है। तो ये जो बार बार जो टीवी का, और ये मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी बात की है, कांग्रेस के लोगों से बात की है, वो लोग बहुत बिटरली कंप्लेन करते हैं कि जो लाइव कवरेज मोदी जी की स्पीचेस का हुआ या बीजेपी की लीडर या अमित शाह जी की स्पीचेस का हुआ, वो कभी भी राहुल गांधी की स्पीच का या फिर अखिलेश यादव की स्पीच का नहीं हुआ, या मायावती का और बल्कि मायावती का वो लोग कंप्लेन करते हैं, अखिलेश यादव के लोग, कि मायावती की स्पीच का ज्यादा लाइव कवरेज हुआ, क्योंकि मोदी जी को ये सूट करता था कि मायावती को स्ट्रांग दिखाया जाए, उनकी राइवल मायावती बताई जाए। पूर्णिमा जी, क्या आपको भी लगता है कि टीवी का रोल था बीजेपी के फेवर में?
नहीं, टीवी का रोल तो डेफिनेटली हर एक इलेक्शन में रहा है। ये 2014 तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से टीवी नहीं, लेकिन लोग अपने अपने हकीकत से भी, अनुभव से तो भी देख रहे होंगे ना कि नोटबंदी का नहीं, जरूर ये बात ठीक है, लेकिन एक बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अभी तक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। यहाँ पे बातचीत में आप जो भी कहिए, लोगों को देखिए, हर एक इलेक्शन आप देखिए, दिल्ली का इलेक्शन आप देखिए, उसमें लोगों ने एक होप के साथ, हर एक इलेक्शन में लोग एक होप के साथ एक नए आदमी को चुन रहे हैं कि वो कुछ करेंगे। अरविंद केजरीवाल को चुना लोगों ने दिल्ली में, और टूट के बहुमत दिया। ठीक, मोदी को चुना उसी लिए, और वही हकीकत अभी तक जिंदा है। आप और हम विश्लेषण करते रहें, लेकिन मोदी अभी तक ग्राउंड लेवल पर काफी पॉपुलर हैं। उन्होंने ये कोई वो बात नहीं है। मैं अपनी बात पूरी खाली करना चाहूंगी कि दो चीज मैंने बोला था। एक तो मुझे लगा कि टीवी का द यूज ऑफ मीडिया, जिसमें आई थिंक द रूलिंग पार्टी हैज, जो सेंटर में है, उसने अपने राइवल्स को काफी मात दी है। एक वो, दूसरा मुझे लगता है कि इट इज नॉट द ओनली थिंग, ऐसा नहीं कि खाली है। दूसरी तरफ से यह है कि जो राइवल पार्टीज हैं वो कहानी नहीं बना पाए, ऐसा कहानी जो वोटर सुनता और जो उसको उनमें दिलचस्पी लेता। नेहा, आपको लगता है कि टेलीविजन ने एक भेदभाव पैदा किया? टेलीविजन में ये सिर्फ टेलीविजन ही नहीं कहूँगी, मैं मीडिया को कहूँगी, क्योंकि अखबार भी क्योंकि मैं जिस दिन बजट अनाउंस हुआ था, अगले दिन मैं बुंदेलखंड में थी, बांदा जिले में, और वहाँ पर अखबार पढ़ रही थी, जहाँ पूरे जितने 16 के 16 पन्ने सारे बजट को एकदम बहुत ही अच्छे लाइट में दिखाया गया था कि हर चीज जो बजट में दी गई है वो बहुत अच्छी है। और वहां पे क्योंकि जिस ब्लॉक में थी, नरैनी ब्लॉक में थी, वहां बिजली की कमी है और ये सब चीजें हैं, तो वहां टीवी उतना नहीं पढ़ते हैं। अभी भी अखबार, जो मेन स्ट्रीम अखबार हिंदी का वहां जाता है, वो पढ़ते हैं। तो अखबारों ने जो इस तरह का जो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस बना हुआ है जमीन पर, और अखबार जिस तरह की वहां पर खबरें दे रहा है, उससे भी मुझे लगता है बहुत कुछ असर होगा। हम एक ब्रेक लेंगे, लहर से हम अखबार पे भी आ गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट पहलू है इस चुनाव का, वो देखा समझा जाना चाहिए, और टीवी का इतना रोल हो सकता है। अच्छा, हम एक ब्रेक लेते हैं। इस सेगमेंट का मैं इस्तेमाल मायावती की भूमिका को लेकर करना चाहता हूं। सुप्रिया, पहला सवाल आपसे ही है। अक्सर वो हारें या जीतें, मायावती को लेकर एक खास तरह का आकर्षण रहता था। क्या सुप्रिया, आपको उसमें बदलाव लगा? इस टीवी और मीडिया के बनाए हुए चुनाव प्रचार के माहौल में मायावती कहीं नजर नहीं आई? जी रवीश, मीडिया का बहुत असर रहा, और मीडिया की वजह से ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय रहे, लेकिन अखिलेश यादव भी मीडिया की वजह से लोकप्रिय रहे हैं। यहाँ बक्सा में, जो बक्सा से लगता हुआ हाईवे है, उसकी हालत बहुत खराब है। जौनपुर सिर्फ 10-15 किलोमीटर है, लेकिन वहां पहुंचने में करीब पौना घंटा लग जाता है। इसके बावजूद लोग अगर सड़कों के बारे में उनकी राय पूछे तो लोग कहते हैं कि देखिए वहां एक्सप्रेस वे पे प्लेन उड़ा दिया अखिलेश। जाहिर है लोग टीवी को देखकर अपनी राय बना रहे हैं, और टीवी पे उन्हें मोदी ज्यादा दिख रहे हैं, अखिलेश दिख रहे हैं। और आखिरी के दिनों में जो मोदी का रोड शो रहा बनारस में, उसकी काफी चर्चा रही। यहाँ पे नोटबंदी को लेकर भी लोगों का अनुभव था कि वो कई घंटे लाइन में लगे थे। यहाँ जो काशी गोमती ग्रामीण बैंक है, जो इस गांव का इकलौता बैंक है, वहां पे कई दिन ताला लगा हुआ रहा, और लोगों को बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे थे। और ये जनवरी की बात बता रही हूँ, ना कि दिसंबर नवंबर की। उसके बावजूद अगर लोगों से नोटबंदी पे राय पूछी जाए तो लोग इतने गुस्से के बावजूद मोदी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था मोदी अपनी तरफ से संघर्ष कर रहे हैं, बस बैंक वाले हैं जिनकी वजह से गड़बड़ चल। ठीक है, सुनीता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप इस चुनाव में पूरा 1.5 महीने के दौरान मायावती को आपने किस तरह से देखा है? देखिए, मायावती जी अभी भी अपने ट्रेडिशनल स्टाइल से चल रही हैं। हाँ। उन्होंने कोई भी थोड़ा बहुत उन्होंने सोशल मीडिया पे उनके कुछ लोग आए, बट वो एक ही रैली करती है। मुझे लगता है मायावती जी अगर और एक्सेसिबल हो जाती, हाँ, और उन्होंने पब्लिक कांटेक्ट में आती तो उनका परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता। हाँ। वो उनका एक ही स्टाइल है, वो जाती हैं, एक रैली करती हैं,
रैली में वो लोगों को बताती हैं कि वोट करना कितना जरूरी है, आपको फास्ट रखना है, वोट देने के बाद खाना खाना है। इस समय आपकी डिग्निटी की बात करती हैं कि दलितों की डिग्निटी अगर कोई रिस्टोर कर सकता है तो वो बीएसपी कर सकती है। और दूसरा वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं। तो उनके स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया है। जैसे कि रोड शोज हो या वो थोड़ा सा और पब्लिक, उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने रैली करी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे। दूसरा, वो 5 साल जैसे समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही तो वो 4 साल तक तो दिल्ली में रही, बीच बीच में कभी आई, थोड़ा सा उन्होंने करा काम, फिर उसके बाद चले गए। उनका डिपेंडेंस जो है वो उनके काडर पे है, जिनसे वो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिनसे वो रेगुलरली अपने बात करती हैं। मैं आप तीनों का इनपुट चाहता हूं क्योंकि सवाल नहीं पूछे उसमें समय चला जाता है। मुझे नहीं लगता, जैसे मुझे लगता है कई चीजें मायावती जी जो कर रही थी वो थी जो करती आई हैं, पर कई चीजें ऐसी भी थी जिनमें उन्होंने बदलाव वो लाई इस बार। जैसे मायावती जी मैनिफेस्टो नहीं निकालती हैं, बीएसपी मैनिफेस्टो नहीं निकालता इस बार निकाला उन्होंने? नहीं निकाला नहीं, पर आप उनकी स्पीचेस अगर सुनिए तो हर स्पीच में एक पूरी फहरिस्त होती थी कि हम ये स्पेसिफिक चीजें जो पहले उन्होंने इस तरह के स्पेसिफिक प्रोमिसेस, चाहे वो विकास से संबंधित हो या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, उन्होंने इस तरह के स्पेसिफिक कि मैं ये कमेटी बिठाऊंगी, मैं वो ट्रेडर्स के लिए वो करूंगी, मैं ये करूंगी, इस तरह से कभी उन्होंने नहीं किया जो पहली बार वो कर रही है। जी और नहीं, मायावती जी ने चुनाव, मैं बिल्कुल सुनीता अरुण से एग्री करती हूँ कि उनका जो चुनाव है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से रहा है और चुनाव का पैराडाइम पूरा बदल चुका है। रवीश, आप 2014 से देखिए तो टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सब बहुत जरूरी है। असल में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब से 2014 से उन्होंने काफी तैयारी करी है। ये मैं कैरावान में आर्टिकल था, उसके सिलसिले में मैंने ये समझा कि जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू करी। भीम जागरण, अब भीम जागरण जो है रात में होता था, जहाँ पे दलितों के अधिकार के बारे में एक पॉपुलर तरीके से बताया जाता था। जैसे कि नरेंद्र चंचल की तरह वो भी कपड़े पहन के आते थे, मगर वो अंबेडकर की कहानी सुनाते थे, फिल्मी गानों पे अंबेडकर की कहानी, दलितों की कहानी बनाते थे। ये पूरे यूपी में हुआ। अभी आखिर के 6 महीने खत्म के में बंद हो गया। तो भीम जागरण इन्होंने बनाया। उस तरह से दूसरे इन्होंने बहुत सारी किताबें छपवाई, पिछले बार भी साथ में छपवाई थी, अब की बार भी छपवाई। और दूसरे एक रैली, जैसे एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, एक रैली जब काशीराम जी की पुण्यतिथि पे रैली हुई थी लखनऊ में, तो मैं गई थी। वहां पे महिलाएं आई थी मिर्जापुर से और उनसे कहा कि अच्छा ये तो कहते हैं कि आप बहन जी तो उससे तो कोई मिल नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा कि बहन जी से मिलने का क्या मतलब है, अखिलेश और राहुल और मोदी हमें क्या लड्डू पेड़े आके बांटते हैं, हमें बहन जी से नहीं मिलना है, हमें अधिकारी से मिलने की चाहत है, वो होना चाहिए जो इसमें नहीं हो पा रहा है। एक ब्रेक लेंगे और सुप्रिया ने जो उदाहरण दिया उसको मैं थोड़ा समझाता हूं। सुप्रिया ने एक उदाहरण दिया कि एक इलाके की सड़क टूटी हुई है, लेकिन टेलीविजन ने बताया कि एक एक्सप्रेसवे बना हुआ है। तो आप अपने आसपास की समस्या को नहीं देखते, टेलीविजन जो एक इमेज देता है आप उसको हकीकत मानते हैं। और नोटबंदी का उस तरह से, जिस तरह से आप परेशान रहे नोटबंदी से, लेकिन टेलीविजन ने, जो वंदिता ने उदाहरण दिया, टेलीविजन ने बताया कि पाकिस्तान से आतंकवाद बंद हो गया, जो कि ऐसा नहीं हुआ। नकली नोटों का छपना बंद हो गया, अखबारों में ही खबरें छपी, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। और बजट को किस तरह से पेश किया गया। तो जो आपके नजदीक की जो तकलीफ है, आप अस्पताल भूल गए, आप तमाम तरह के वादे भूल गए, लेकिन टेलीविजन ने जो छवि बनाई, क्या आप इस तरह के मतदाता हैं? हम ब्रेक के बाद जो भी समय बचा है हम बात करेंगे कि यूपी का मतदाता मीडिया से मन की बात करता है या कुछ और बात करता है। ढाई मिनट है। पूर्णिमा जी, आपसे पूछ रहा हूं, क्या यूपी का मतदाता मीडिया से सही बोल रहा था? मुझे नहीं लगता रवीश जी, क्योंकि खासकर मायावती का जो वोटर है, मैं बताऊं आपको, अपर कास्ट जो वोटर है वो वोकल रहता है हमेशा से और वो बोलता है। लेकिन जो आपका मायावती का वोटर है, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, वाल्मीकि बस्ती में पूरा बीजेपी का बंटिंग, पोस्टर, झंडा सब, उनके साथ आप आधा घंटा बैठ के बात कीजिए, अगर वो कन्विंस हो जाए कि आप बीजेपी के वोटर नहीं हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हम बीजेपी को नहीं कर रहे हैं वोट। नेहा,
मैं भी पूर्णिमा की बात से सहमत हूँ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि वेस्ट यूपी में जहाँ पे मुजफ्फरनगर और शामली के दंगे हुए थे, वहाँ पे आप जाएं और कहें कि वोट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, तो कहेंगे अखिलेश। और दूसरा अगर आप सवाल पूछे कि आप वोट किसको दे रहे हैं, तो कहेंगे बसपा, क्योंकि वो जो दंगा पीड़ित लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, और पासमांडा मुसलमान जो हैं, उन्होंने मुसलमानों ने भी कास्ट के बेस पे अब की बार वोट दिया है। और काफी बैकवर्ड मुस्लिम्स को, पसमानदा को बसपा ने टिकट दिया। वंदिता जी, छोटी सी कोई कहानी। हाँ। जी, मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स लोकल समीकरण और लोकल जो डर हैं वो हावी रहते हैं, और कई बार वोटर्स खुल के नहीं सामने एकदम आते, पर मुझे लगता है कि वो जर्नलिस्ट का जॉब है कि उसके वो बात करता रहे और फिर निकल आती है। जी सुप्रिया, 15 सेकंड में कुछ ऐसी कहानी बता दे जिससे पता चले कि यूपी का मतदाता अपनी बात कह देता है आखिर में मीडिया से। जी, एक किसान है इस गांव के, कुछ 1-1.5 महीने पहले उनकी भैंस चोरी हो गई और वो काफी सदमे में थे, और वो मौर्य समाज से हैं, और माना जा रहा है कि जो मौर्य हैं वो इस समय बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है। वोटिंग के बाद मेरी इन किसान से बात हुई और उन्होंने कहा कि जो बाकी बिरादरी के लोग करें सो करें, लेकिन मेरा वोट बसपा में गया है, क्योंकि बहन जी का शासन कड़क। ठीक है सुनीता जी, आपके लिए माफी चाहता हूं, समय नहीं बचा, बहुत कम समय है, तो आप सब ने इस चुनाव को अलग तरीके से रखने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एग्जिट पोल को ज्यादा दिल पे ना लें, सही बता रहे हैं। कोई पूछेगा किसने कहा तो मेरा नाम ले लीजिएगा। अब हम कौन है ये हम ही को नहीं पता, ये और बात है, लेकिन आप कहिएगा कि एग्जिट पोल को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इस बात के बावजूद कि नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार, थैंक यू।